डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और सोमरफील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पे बात करते हैं। इससे पहले ड्रूंड का फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हमने पढ़ा और देखा कि जो मेटल हैं, जो धातु होते हैं, उसके कुछ विशेष गुण जैसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होता है और लो टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी है। तो कुछ असफलताएं थी उसको, जिसको पूरा करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए सोमरफील्ड ने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल दिया। सोमरफील्ड का ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, कुछ बातें उन्होंने मानी, जिसमें उनका पहला कहना था कि हर धातु में बहुत अधिक संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? गैस मॉलिक्यूल के टाइप होते हैं, मतलब सभी संभावित दिशाओं में धातु के अंदर मुक्त गति करते रहते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है सोमरफील्ड का। ठीक है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल को मॉडिफाई करने के लिए सोमरफील्ड ने ये कंसिडरेशन किया है कि आपके मेटल के अंदर बहुत अधिक संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सभी संभावित दिशाओं में धातु के अंदर मुक्त गति करते हैं, फ्री मोशन करते हैं। ठीक। अब दूसरा कंसिडरेशन था उनका कि मेटल के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनकी कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। कहने का मतलब उनका पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा या तो कांस्टेंट है या शून्य है। ये दूसरा स्टेटमेंट है या दूसरा कंसिडरेशन है उनका। थर्ड कंसिडरेशन में उन्होंने कहा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये धनात्मक लैटिस, चालक इलेक्ट्रॉन और धातु के कोरों के मध्य अभिक्रमण नगण्य होता है। और नगण्य होता है अभिक्रमण, इंटरेक्शन जीरो होता है धनात्मक लैटिस के लिए, चालक इलेक्ट्रॉन के लिए, और धातु के कोर पर चूंकि इंटरेक्शन जीरो है, नेग्लेजिबल है, इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी शून्य होती है। ठीक। देखिए, पहला आपने कहा कि मेटल के अंदर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और ये मुक्त गति करते हैं सभी संभावित दिशाओं में। दूसरा आपने ये भी कहा कि धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कुल ऊर्जा, जो टोटल एनर्जी है, वो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इनका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। सवाल है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों है? तो पॉजिटिव लेटिस होता है ना, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मेटल के जो एज होते हैं, कोर होते हैं, वहां इनका अभिक्रमण जीरो होता है, इंटरेक्शन शून्य होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। क्लियर हो गई बात? यह है आपका सोमरफील्ड के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के कुछ कंसिडरेशन जो उन्होंने एज्यूम किया है फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्लियर हो गया? आगे चले। आगे गए तो इसके लिए आप मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरीके का बॉक्स है, पोटेंशियल वेल है। ठीक। और आपने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालें तो वास्तव में वो काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि जीरो है। क्यों जीरो है इसका आंसर आप शायद जानते हैं। अब ये हमारे पास कोई मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट का लेंथ सपोज एल मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन के लिए, मतलब यहां एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल तक का। ठीक। अब किसी टेम्परेचर टी पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इस मेटल के सरफेस से टकराता है, वापस होता है, फिर टकराता है, फिर वापस होता है। ये प्रोसेस होते रहेगा। ठीक है। अब चूंकि ये आपके पास इस तरीके का एक सिचुएशन है और यहां आपने v की वैल्यू को जीरो लिया है। क्लियर है बात? क्लियर हुआ? आपने कहा
कि हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी है, एल लंबाई का कोई प्लेट है, टेम्परेचर टी पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धातु के सतह से टकराते हैं और परावर्तित होकर के दूसरी सतह से टकराता है, और इस तरीके से आपका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धातु से बाहर नहीं निकल पाते, सतह से टकरा करके वापस आते रहते हैं। अगर आप अपने इलेक्ट्रॉन के मास को m मान लेते हैं और उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा को 0 मान लें, इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस इलेक्ट्रॉन पर कोई बल नहीं लग रहा। तो श्रोडिंजर का इक्वेशन देखें आप, तो ये होता है d2 साइन dx2 प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साइन इक्वल टू 0। चूंकि v की वैल्यू 0 है इसलिए आपका ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, d2 साइन बाई dx2 प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई साइन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप पहले भी देख चुके हैं। यहाँ 2me बाई एच कट स्क्वायर को मान लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे 2m बाई एच कट स्क्वायर ई को सॉल्व करें आप तो ये के स्क्वायर के इक्वल होता है। याद है, याद है, के स्क्वायर इक्वल टू 2me बाई एच कट स्क्वायर होगा। तो आपका ये जो इक्वेशन है, आपका ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आप इमेजिन कर सकते हैं। d2 साइन बाई dx2 प्लस के स्क्वायर साइन इक्वल टू 0, ये समीकरण आपको मिला है। इस समीकरण का सॉल्यूशन आप इस तरीके से लेंगे, साइन इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स। अब a और b क्या है, ये स्वैच्छिक नियतांक है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, और a और b के मान को अगर निकालना है तो आपको बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या है बाउंड्री कंडीशन, देखिए आपको पहले ही पता है कि अगर यहाँ x की वैल्यू 0 ले लें तो साई की वैल्यू इस वॉल के अंदर, चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं इसलिए इस वॉल के लिए साई का वैल्यू 0 होगा। और इसी तरीके से इस वॉल के लिए भी अगर आप देखें, ये वाला जो वॉल है आपका मेटल का, यहाँ से भी निकल नहीं पा रहा, मतलब इसके अंदर, इस वॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं है कहने का मतलब क्या हुआ, साई की वैल्यू 0 होगी, तरंग फलन का मान 0 होगा। x इक्वल 0 पे साई की वैल्यू 0 और x इक्वल टू एल पे साई की वैल्यू अगर 0 लेंगे आपके इस इक्वेशन के लिए, तो आप a और b का वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे, कैसे, देखिए a और b कांस्टेंट लिया और बाउंड्री कंडीशन लगा दिया। क्या बाउंड्री कंडीशन लगाया है आपने, आपका कहना है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो साइन का वैल्यू 0 होगा। x की वैल्यू 0 पे साइन का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 2 में इसको 2 कर लीजिए, इक्वेशन 2 में बाउंड्री कंडीशन अगर लगा दें तो 0 इक्वल टू a साइन 0 प्लस b कॉस 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो a साइन के x था तो a साइन 0 और b कॉस 0, तो साइन 0 का तो 0 हो गया, मतलब ये टर्म 0 है। और यहाँ देखिए कॉस 0 का, कॉस 0 का 0, इसका मतलब b की वैल्यू 0 है। यहाँ कॉस 0 की वैल्यू, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू 1 कर देंगे, 1 किया कॉस 0 की वैल्यू तो b की वैल्यू 0 मिला। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू l है तो आप बोलेंगे x की वैल्यू l लेने से, x की वैल्यू अगर l लें तो 0 इक्वल टू a साइन के l होगा, 0 इक्वल टू a साइन के l होगा, क्योंकि ये b की वैल्यू 0 कर देंगे तो आपका इक्वेशन क्या बचेगा, साइन इज इक्वल टू a साइन के x, a साइन के x बचा। अब a साइन के x की जगह a साइन के l हुआ। अब चूंकि a का मान 0 नहीं हो सकता, अगर a का मान 0 होगा तो आपका जो साइन की वैल्यू है तो टोटल 0 हो जाना है, क्योंकि b 0 पहले से था। अगर a को 0 कह देंगे तो फिर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने लिखा है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो एक चीज आपने ये क्लियर किया कि a इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, अगर a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, मतलब इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो आप कहते हैं a को 0 नहीं लूंगा, इसका मतलब साइन के l को आप 0 लेना चाह रहे हैं। तो a साइन के l इक्वल टू 0 है, कहने का मतलब ये है कि साइन के l इक्वल टू 0 है, साइन के एल इक्वल टू 0, उसी चीज को रिपीट किया हूं मैं। साइन के एल इक्वल टू 0 कहने का मतलब
एन पाई होगा, एन पाई होगा। ये 0 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं एन की वैल्यू। तो के एल इक्वल टू, कंपेयर करें तो के एल की वैल्यू एन पाई है और के का वैल्यू एन पाई बाई एल निकलेगा। के का वैल्यू एन पाई बाई एल निकलेगा। के की वैल्यू रख के देखिए तो एक बार ये एनर्जी बन सकता है। के का वैल्यू कितना लिए थे देखिए तो, के स्क्वायर की वैल्यू रूट अंडर के की वैल्यू रूट अंडर 2 me बाई एच कट लिए थे आप, या के स्क्वायर की वैल्यू को 2 me बाई एच कट स्क्वायर लिए थे। तो रखिए तो के की वैल्यू, के की वैल्यू इस इक्वेशन पे रखिए, क्या आएगा, एन पाई बाई एल का स्क्वायर इक्वल टू 2 me बाई एच कट स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? के की वैल्यू आपने निकाला, आपने कहा कि ये जो के है इसकी वैल्यू एन पाई बाई एल है। इक्वेशन 1 पे अगर आप देखें तो आपने के स्क्वायर निकाला था, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो के स्क्वायर की वैल्यू 2 me बाई एच कट स्क्वायर हुआ। ई एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, इस ई की वैल्यू निकालिए। ई की वैल्यू निकालने के लिए एच कट स्क्वायर को ट्रांसफर किया, 2m को डिवाइड कर दिया, तो ये हुआ एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। ये निकला एनर्जी ई, एनर्जी ई निकला। अब इसमें एन की वैल्यू अलग अलग रख के आप एनर्जी E1 E2 E3 E4 E5 निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको इजी वे में लिख दूं तो कुछ इस तरीके से लिखा, और इसके बाद मैं क्या करता हूं, एन की वैल्यू को 1 रख लेता हूं। एन की वैल्यू अगर यहां 1 कर दें तो E1 निकलेगा यहां पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, और ये तो 1 हो गया, 1 स्क्वायर हुआ। E1 की वैल्यू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर हुआ। इसी प्रकार N2 अगर रखें तो E2 निकलेगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर, और n की जगह 2, तो ये 2 का स्क्वायर, n की जगह 2, तो ये 2 का स्क्वायर, 2 2 4, 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर। देखिए पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर को आपने E1 कहा है, मतलब इसकी जगह E1 रख सकते हैं, तो E2 की वैल्यू 4 टाइम ऑफ E1 निकलेगा। इसी तरीके से n की वैल्यू 3 रखिए, क्या मिला, E3 इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर। ये वैल्यू किसका, E1 का, मतलब E3 जो होगा वो 9 टाइम ऑफ E1 होगा। इसका मतलब आपके एनर्जी के डिस्क्रीट वैल्यू पॉसिबल हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज होंगे। अब चलिए वापस अपने इक्वेशन 2 पे जाते हैं और सॉल्यूशन की बात करते हैं कि आपके वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। आपके वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है a साइन n पाई बाई एल एक्स। ये है आपका तरंग फलन, किसके, आइगन मान के संगत। आइगन मान कौन कौन से थे, E1 E2 E3 E4 E5 E6, ये जो निकाले हैं आप, ये ऊर्जा के आइगन मान है, और उसका संगत तरंग फलन अगर लें तो ये उसका इक्वेशन हुआ। के की वैल्यू n पाई बाई एल रख दिया और b की वैल्यू 0 रख दिया, तो आपका इक्वेशन 2 कुछ इस तरीके से बन गया। कोई डाउट है? अब अगर a निकालना है तो आप प्रसमान्यीकरण की शर्त करेंगे। क्या कहता है वो, कि यहां a का मान निकालना है ना, a का मान निकालना है, b का मान तो निकाल चुके हैं। a का मान निकालने के लिए साइन स्टार डी एक्स इक्वल टू 1, a साइन n पाई बाई एल एक्स, साइन स्टार भी a साइन n पाई बाई एल एक्स डी एक्स। यहाँ इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि आयोटा टर्म है ही नहीं, आई रहता तो माइनस में करते उसको। a और a का a स्क्वायर और साइन स्क्वायर n पाई बाई एल आ गया, क्लियर है, साइन स्क्वायर n पाई बाई एल एक्स डी एक्स। अब यहां देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू
1 cos 2x होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर n पाई बाई एल एक्स की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये 1 माइनस कॉस 2 n पाई बाई एल एक्स डी एक्स होगा। और एक कंप्लीट साइकिल के लिए इस टर्म का इंटीग्रेशन जीरो होता है, मतलब जीरो से एल के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये जीरो आएगा। बचेगा क्या, केवल वन वाला, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आएगा, मतलब ए स्क्वायर बाई टू एक्स जीरो से एल इक्व टू वन। लिमिट रख देंगे तो ए स्क्वायर बाई टू एल माइनस जीरो, और सॉल्व कर दिया तो ए की वैल्यू रूट अंडर टू बाई एल निकल के आया। कहीं कुछ डाउट हो तो देख लीजिए भाई। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 5 में रख लीजिए और अपने तरंग फलन का मान रूट अंडर टू बाई एल साइन एन पाई बाई एल एक्स लिख लीजिए। लिख लिया, आगे चलूं। अब अगर आगे जाते हैं तो आप एक काम करिए, एक काम ये करिए कि ये साइन की वैल्यू है, इसको n है यहाँ ना, n पाई के टर्म पे, तो इसको साइन n कह सकते हैं आप। तो फर्स्ट रेंज के लिए अगर आप n की वैल्यू 1 रख लें, 1 रखेंगे तो क्या निकलेगा, साइन 1, ये होगा रूट अंडर टू बाई एल साइन n की वैल्यू 1 पाई बाई एल एक्स। अगर आपके पास ये इक्वेशन है और x की वैल्यू को अगर जीरो करेंगे तो ये पूरा टर्म साइन जीरो का जीरो, तो साइन 1 की वैल्यू जीरो होगी। साथ साथ अगर आप यहाँ x की जगह l रख देते हैं तो ये वाला l कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू जीरो, तो ये टर्म पूरा जीरो। लेकिन अगर आप साइन 1 की वैल्यू मैक्सिमम चाहते हैं तो l की जगह क्या रख दीजिए, l/2 रखेंगे x की जगह, तो l और l कैंसिल, पाई/2 साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो साइन 1 मैक्सिमम होगा l/2 पे और साइन 1 जीरो होगा जीरो और l पे, मतलब मेटल के बाउंड्री पे आपके इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता जीरो है और मिडिल पे होने की प्रायिकता सर्वाधिक होगी। इसी प्रकार अगर आप n इक्वल टू 2 रख दें तो साइन 2 क्या बनेगा, 2 बाई एल साइन 2 पाई बाई एल एक्स। अब ये साइन 2 की वैल्यू जीरो कब होगी, देखिए अगर x का वैल्यू जीरो कर देंगे तो साइन जीरो का जीरो, तो साइन 2 जीरो। अगर x का वैल्यू l/2 कर दीजिए, देखिए x की जगह में l/2 करेंगे तो 2 और 2 l और l कैंसिल, क्या बचेगा, साइन पाई, उसका भी वैल्यू जीरो। अगर l रख देंगे तो l और l कैंसिल होकर के साइन 2 पाई और साइन 2 पाई, तो उसका भी वैल्यू जीरो। अधिकतम कब होगा, अगर आप इस x की जगह l/4 कर देते, l और l कटता, 2 2 जा 4 हो जाता, पाई/2 आता, और साइन 90 कहने का मतलब मैक्सिमम। क्लियर है। अगर आप ग्राफ प्लॉट करें x के बीच में और साइन x के बीच में n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के लिए, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए यहाँ x इक्वल टू जीरो पे साइन 1 जीरो है और यहाँ भी जीरो है और यहाँ मैक्सिमम है। इसी प्रकार अगर यहाँ आए तो x इक्वल टू जीरो पे जीरो, x इक्वल टू एल पे जीरो, x इक्वल टू l/2 पे भी जीरो, लेकिन अधिकतम कब हो रहा है, l/4 पे और 3l/2 पे, बाकी सब जगह जीरो है। समझ में आया, आ गया। अब एक काम करते हैं, अब एक काम कीजिए, हम लोग बात करते हैं डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट की। इसके लिए आप En का वैल्यू देखिए कितना लिखे थे आप, ऊर्जा अवस्थाओं का घनत्व प्रति एकांक ऊर्जा परिसर में अवस्थाओं की संख्या के बराबर होता है, मतलब dN/dEn को ही आप ऊर्जा अवस्था घनत्व कहते हैं। निकलेगा कैसे ये, कोई नहीं, En का वैल्यू देखिए तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर एन स्क्वायर, दोनों साइड का डिफ्रेंसिएशन अगर करें तो DEN ये तो कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर और एन स्क्वायर का हो जाएगा 2n/dn। तो ये वाला 2 कैंसिल होगा और क्या बचेगा, देखिए dn को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो dn को इधर ट्रांसफर किया ना, थोड़ा जल्दबाजी हो गया शायद जी, DEN, ये देखिए DEN डिवाइडेड बाई
dn अगर करें तो यहाँ बचेगा आपका पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर एम एल स्क्वायर एन। ठीक है। अब अगर इसको उल्टा कर दें, उल्टा मतलब डी एन बाई डी ई एन कर देंगे तो एम एल स्क्वायर जो नीचे में था वो ऊपर चला जाएगा और पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर और एन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये निकला डी एन बाई डी ई एन का मान। ठीक। ये पर यूनिट एनर्जी एनर्जी लेवल्स को बताता है। जैसे एनर्जी लेवल की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी दो स्पिन अवस्थाएं संभव है। दो स्पिन अवस्थाएं कौन कौन सी संभव है? दो स्पिन अवस्थाएं कौन कौन सी संभव है? अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के केस में दो स्पिन अवस्थाएं प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। ये कुछ नहीं है ना, इसको डिस्टर्ब नहीं होना आप, ये है ही नहीं। इसी को रीअरेंज किया है तो m बाई एन एच कट स्क्वायर एल बाई पाई का होल स्क्वायर बना है। अब n की वैल्यू आपके पास कितना मिला? इसके दो स्तर हो सकते हैं, प्लस माइनस 1/2 के केस में। इसका मतलब अगर आप ZE निकालें, एनर्जी स्टेट निकालें, तो ये ट्वाइस ऑफ dn बाई DEN होगा, इसका डबल। तो अगर आप इस नंबर का डबल कर दें तो 2m बाई एन एच कट स्क्वायर एल बाई पाई का होल स्क्वायर बचेगा। इसको ना En के टर्म पे लिखना चाह रहे हैं हम। En के टर्म पे लिखने के लिए क्या करिए, 2ml डिवाइडेड बाई n बाई पाई एच कट 2ml बाई n पाई एच कट। यहाँ किया देखिए 2m और l बाहर निकाल दिया, इधर से l बाहर निकाल दिया, 2ml बाई n पाई एच कट। बचा क्या है जी? बचा यहाँ l, एक ठो l बाहर लिखे हैं, एक l बचेगा, है ना। पाई को बाहर किए हैं, एक पाई बचेगा। एच कट का एक ठो लिखे हैं, एक ठो एच कट बच जाएगा। ये है। तो बचा l बाई पाई एच कट 2ml पाई n पाई एच कट। En का वैल्यू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर n स्क्वायर है। दोनों पक्षों में 2m को अगर डिवाइड कर दें इसके ना, तो En बाई 2m इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, 2m को डिवाइड किए थे तो 2 2 ज़ा 4, m और m का m स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर। इसको और इजी कर दें तो En बाई 2m को n पाई एच कट, देखना n पाई एच कट 2ml का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2ml, देखिए ध्यान से, 2ml बाई n पाई एच कट, उल्टा, इसका उल्टा, और इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2m बाई ई एन टू द पावर हाफ l बाई पाई एच कट। क्या क्या बोला, समझ में आया? देखिए आपके पास n पाई एच कट बाई 2ml की अगर वैल्यू पूछूं मैं तो आप बोलेंगे कि भाई इसको इधर ले जाएंगे हाफ, और आपको यहाँ किसकी वैल्यू रखनी है, 2ml बाई एन पाई एच कट की, मतलब इसको उल्टा करके 2m बाई ई एन टू द पावर हाफ। ये निकला ZE की वैल्यू। ZE की वैल्यू। अब अगर आप ZE और EN के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। तो इस ग्राफ में एक चीज आप समझिए कि अगर T की वैल्यू 0 है तो फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे के सारे स्तर इलेक्ट्रॉन से भरे होंगे। परम शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा स्तर तक के सभी ऊर्जा स्तर भरे होते हैं। नीचे के सभी ऊर्जा स्तर भरे होंगे, ऊपर के सभी ऊर्जा स्तर खाली होंगे। तो एक नया चीज मिल गया आपको, फर्मी एनर्जी लेवल। इस पे भी बात कर लीजिए, EF की वैल्यू। अब EF कहने का मतलब क्या हुआ, एक एनर्जी लेवल है। क्या एनर्जी लेवल है? जहां तक के पूरे एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन से भरे होंगे और इसके ऊपर के जो एनर्जी लेवल होंगे वो खाली होंगे। क्लियर है? क्लियर है। अब इसके मान को अगर निकालना है, EF के मान को,
तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, एन पे। किस पे डिपेंड करता है, ई एन। देखिए आपका जो एनर्जी लेवल है वो एन पे डिपेंड करता है, और ये एन किस पे डिपेंड करता है, स्पिन क्वांटम नंबर पे। क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन है उसकी दो अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। मतलब अगर किसी बक्से में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हर इलेक्ट्रॉन की दो अवस्थाएं होंगी, हर इलेक्ट्रॉन की दो अवस्था। फर्मी एनर्जी लेवल के हिसाब से अगर इसको लिखें तो आप कुछ ऐसा लिखने वाले हैं, n क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है और स्पिन क्वांटम संख्या s पर निर्भर करता है। s और n पे अगर रिलेशन की बात करें तो n की वैल्यू 2f के इक्वल है। अब अगर आप एनर्जी का फॉर्मूला लिखिएगा तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर एन स्क्वायर होता है। एन स्क्वायर की जगह मैंने nf का स्क्वायर कर दिया है। nf की वैल्यू अगर रखें, nf की वैल्यू कितनी है, देखिए nf की वैल्यू कैपिटल n/2, nf की वैल्यू कैपिटल n/2 कर लीजिए। इसको मैंने रीअरेंज किया, एच कट स्क्वायर बाई 2m पाई स्क्वायर nf का स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, वैल्यू रखिए n/2, इस nf की जगह n/2 रख दिया और सॉल्व किया तो कितना बचा, एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई, यहाँ 2 × 4, 4 बाहर निकल के 8 बना लेगा, 8m/l। ये है आपका EF की वैल्यू। इसका मतलब आपका जो EF है n/l के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, जहां n क्या है, n इलेक्ट्रॉन की संख्या है और l आपके बॉक्स का साइज है। और ये जो आपने सोमरफील्ड का मॉडल दिया उसने धातुओं के बहुत सारे गुणों की व्याख्या की, जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। इन सब चीज़ों की व्याख्या बहुत अच्छे से की। लेकिन धातुओं के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कंडक्टिंग बिहेवियर है, इंसुलेटिंग बिहेवियर है या सेमीकंडक्टर वाला बिहेवियर है, उसकी व्याख्या आप सोमरफील्ड मॉडल से नहीं कर सकते। तो इसके मॉडिफिकेशन को अगले लेक्चर पे देखते हैं।